गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विनीश लाड़ा आज एमए प्रीवियस ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। एमए प्रीवियस फर्स्ट पेपर थॉट, जिससे हम एक क्वेश्चन पे आज चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत भूगोल के संप्रत्यात्मक परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। यह स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विधि तंत्र में परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। स्टूडेंट, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विधि तंत्र में परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। हम बात करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विधि तंत्र में परिवर्तन का उल्लेख। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भौगोलिक विधि तंत्र में परिवर्तन। स्टूडेंट, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भौगोलिक विधि तंत्र में परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं कि 20वीं शताब्दी के पिछले अर्ध भाग में भूगोल के अध्ययन, अन्वेषण और निरूपण के विधि तंत्र में बड़ी तीव्र गति से प्रगति हुई है, क्योंकि यहाँ तक कि बहुत सी विचारक गोष्ठियों द्वारा इस प्रगति को क्रांति बतलाया गया है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भूगोल केवल एक कला स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भौगोलिक विधि तंत्र में परिवर्तन। तो 20वीं शताब्दी के पिछले अर्ध भाग में भूगोल के अध्ययन, अन्वेषण और निरूपण के विधि तंत्र में बड़ी तीव्र गति से प्रगति हुई। यहाँ तक कि बहुत सी विचार गोष्ठियों द्वारा इस प्रगति को क्रांति बतलाया गया है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भूगोल केवल एक कला और साहित्य था, परंतु अब यह एक विज्ञान भी हो गया है और इसका संबंध अन्य भूवैज्ञानिकों से है, जैसे भूगणित, भूभौतिकी, भूरसायन, भूविज्ञान, भूजैविकी, महासागरीय विज्ञान आदि से हो गया है। भू राजनीति तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों, अर्थशास्त्र आदि से भी भूगोल के संबंध अधिक विस्तृत हैं, अधिक दृढ़ और अधिक उपयोगी होते चले आ रहे हैं। आगे बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भूगोल के उद्देश्य की पूर्ति में, अर्थात पृथ्वी का मानवीय निवास के रूप में अध्ययन करने में और इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति द्वारा तथा मानव द्वारा निर्मित भूदृश्यों के वर्णन करने और उसमें मानव वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं के वितरण, प्रतिरूपों वर्णन करने और मानव वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं के वितरण,
प्रतिरूपों तथा प्रक्रियाओं की व्याख्या करने में भूगोलवेताओं ने अपने विधि तंत्र में संकल्पनात्मक, परिशुद्धि, दार्शनिक, गहनता और यांत्रिक प्रक्रिया का समावेश किया है। वर्तमान भूगोलवेताओं सांसारिक भूदृश्यों के वितरण प्रतिरूपों का केवल वर्णन करता ही नहीं है, वर्णन व उन वितरणों में कार्य कारण संबंधों को समझने और उन कारणों की व्याख्या करने वाला भी है। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के पिछले अर्ध में भूगोलवेताओं ने अपने सर्वेक्षणों, प्रेक्षणों, अन्वेषणों और वर्णों के विधि तंत्र में बहुत से नूतन उपगमनों, संकल्पनाओं और निरूपण की विधियों का विकास किया है। कुछ नूतन विधियों दो अपनी पुरानी विधियों से ही विकसित कर ली गई हैं और बहुत सी नूतन विधियां दूसरे विज्ञानों से लेकर अपनाई गई हैं। गत 30 वर्षों से विधि तंत्रों के परिवर्तनों एवं सुधार की प्रमुख बातें ये हैं। 1950 के पश्चात 1960 तक की शताब्दी भौगोलिक तथ्यों के अन्वेषणों और प्रेक्षणों को करते समय जो अध्ययन होते थे, अर्थात संबंधित स्थलों, स्थानों और वातावरणीय तथ्यों के आंकड़ों को एकत्रित किए जाते थे और अभिलेखित किए जाते थे, उनके कार्यों की पूरी सावधानी के साथ क्षेत्र माप किए जाने लगे थे। नंबर 2, माप कार्यों में अधिक सावधानी को बनाए रखने तथा परिणामों की परिशुद्ध प्राप्ति के लिए अधिकाधिक सूक्ष्म यंत्रों को प्रयोग किया जाने लगा। नंबर 3 है स्टूडेंट, अन्य विज्ञानों के साथ जो रिसर्च संबंधी और विश्लेषण वर्णन संबंधी घनिष्ठताएं स्थापित की गई, उनकी धारणाओं को परिकल्पना परीक्षण द्वारा सिद्ध कर लिया गया था। प्रेक्षित स्थानिक प्रतिरूपों का वातावरण निश्चयवाद और संभववाद के सिद्धांत के अंतर्गत वर्णन किया जाने लगा। नंबर 5, अनुपयुक्त मानव भूगोल की नगर योजना, संरक्षण और साधन तालिकाओं के साथ कुछ जोड़ दिया गया था, जिसका श्रेय मात्रात्मक विधि का था। नंबर 6, मात्रात्मक क्रांति भी हुई थी, जिससे परिणाम स्वरूप 4 प्रक्रियाओं में अच्छी तीव्रता और चंचलता आ गई थी। इसमें भूगोल के विश्लेषण वर्णन में सांख्यिकी का अधिकाधिक प्रयोग। अगला है सर्वेक्षण मापों और तथ्य मापों में सामान्य जनप्रिय नई अपगमन या विधियों और चार्ट आदि के प्रयोग होने लगे थे। अनुभाविक संघों में तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषणों में विविधता आ गई। नंबर अगला, कंप्यूटर का अधिक प्रचार, इससे सांख्यिकी आंकड़ों की बड़ी बड़ी पोथलियों के हिसाब लगाने में भारी सुगमता आ गई। एक शताब्दी की मात्रात्मक क्रांति में भूगोल के अध्ययन और अनुसंधान में कुछ ठोस विचार परिवर्तन हुए। केंद्रीय स्थल सिद्धांत पर भी क्रिस्टालर की विचार स्पष्टता के बाद इस समय में स्पष्ट लिखा गया था। कृषि के फार्मों, नगरों और निर्माण औद्योगिक केंद्रों के वितरण और स्थिति को उनके वातावरण के संबंध में लोश जर्मन भूगोलवेता ने सिद्धांत रूप में समझाया था। तब यह स्पष्ट प्रदर्शित हो गया कि कृषि, निर्माण उद्योगों और
प्राकृतिक संसाधनों की वृद्धि तथा विकास किस प्रकार से परस्पर संबंधित है। उत्तरी अमेरिका में वातावरण और स्थितियों से संबंधित सिद्धांतों की खूब बहसें चली। उदाहरण इजार्ड आदि संगोष्ठियों में प्रादेशिक विश्लेषकों के द्वारा औद्योगिक स्थितियों, बाजार क्षेत्रों, भूमि उपयोगों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नगरीय संरचना के संबंध में सामान्य सिद्धांतों को निश्चय करते रहे। प्रादेशिक विश्लेषण की तकनीकों पर भी अच्छे पुस्तक प्रकाशन हुए। उदाहरण इजार्ड की पुस्तकों में क्रमबद्ध और भरपूर प्रादेशिक विश्लेषण है, जिसमें बहुत से सार्थक विधियों के गुण दोषों की विस्तार से समीक्षा की गई है। 1960-70 की दशाब्दी में कुछ नई तकनीकें इस दशाब्दी की मुख्य विशेषताएं दो थी। नंबर 1, भौगोलिक अन्वेषणों और विश्लेषणों में समकालिक उपगमन में कुछ नई विधियों बढ़ाई गई थी तथा जियोलॉजी और पारिस्थितिकी का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा था। क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों प्रकार के अन्वेषणों में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ की क्रियाएं अधिक विस्तृत हो गई तथा राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा भी भौगोलिक अन्वेषणों की प्रोत्साहन के लक्ष्य से सहायता की गई थी। नंबर 2, मॉडलों, मानचित्रों, डायग्रामों के विकास पर बल दिया गया। मृदा परीक्षण, कक्ष प्रयोगशाला आदि में भूगोलवेत्ताओं की रुचि बढ़ी। दैनिक मौसम परिवर्तनों के साथ उनके प्रभावों तथा मानवीय क्रियाओं और उनके कारण सांस्कृतिक वातावरण में हुए परिवर्तनों आदि के रिकॉर्ड्स में सांख्यिकी आंकड़ों को काम में लेना सुगम हो गया। साथ ही अधिक सावधानी भी आवश्यक हो गई। मात्रात्मक क्रांति, इस सिद्धांत की मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल के अध्ययन, अनुसंधान, अन्वेषण और प्रेक्षण के विधि तंत्र में ठोस परिवर्तन कर दिए हैं। मॉडल के विकास में चोरले तथा हैंगेट आदि का कार्य सराहनीय रहा। मॉडलों के साथ साथ अन्य विधि तंत्र का स्पष्टीकरण करने में भी कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अपने ग्रंथ प्रस्तुत किए थे, जैसे ग्रेगरी 1963 में, कोल और किंग 1968, गरीसन और मार्विल 1967, बेरी और मार्विल 1968, यिट्स 1968 और किंग 1969, थिकस्टोन और हैरिसन 1970 ने तो पाठ्य पुस्तक जैसा ग्रंथ प्रस्तुत किया था। इनकी जैसी पुस्तक किट स्वेल और वर्कर तथा हमलैंड और मैकुलाई की भी थी। 1970 से 1980 की दशाब्दी, इस दशाब्दी में भूगोल के विधि तंत्रों में सांख्यिकी तकनीकों की भरमार रही। दूसरी विशेषता यह थी कि यूरोपियन, अमेरिकन और सोवियत भूवैज्ञानिकों और भूगोलवेत्ताओं ने अंतर्महाद्वीपीय संगोष्ठियों की और सेमिनार की संख्या में बहुत वृद्धि की थी। इस दशाब्दी में पृथ्वी पर कई ऐसी घटनाएं घटी और सरकार में कई ऐसी समस्याएं पैदा हुई थी कि केवल वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ताओं को ही नहीं, वरन सभी विषयों के वैज्ञानिकों को, भौतिक और जैविक विज्ञानों को, सामाजिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का उस समस्या को सुलझाने में सहयोग के साथ जुट जाना पड़ा। स्टूडेंट, भयंकर भूकंपों, ज्वालामुखी विस्फोट, प्रलयकारी बाढ़ों, सूखा
कि अकालों और महामारियों के प्रकोपों की समस्याओं से सुरक्षा पाने के साथ साथ बहुत सी ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं भी अपने विकराल रूप से भूतल पर छा गई थी कि इसमें से बचने के लिए मानव को प्रत्येक क्षेत्र से ही जूझना था और मानव कल्याण हित के कार्यों में भूगोलवेताओं को भी अन्य वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए आगे बढ़ना पड़ा था। संसार की इन विकट समस्याओं में से कुछ बड़े आकार की थी, जैसे पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के देशों में जनसंख्या की अतिवृद्धि, दरिद्रता, भुखमरी, मानवीय निवास के लिए बस्तियों की समुचित व्यवस्था में कमी का बढ़ना, निर्माण उद्योग के प्रसार के साथ शक्ति सप्लाई की समस्या, नगरीय प्रसार के साथ जल प्रवाह प्रदूषण और वायुमंडलीय प्रदूषण में लगातार वृद्धि, रोगाणु जीवों की कीटाणु सृष्टि में लगातार वृद्धि, महामारियों के प्रकोप, मानव प्रजातियों, भेदभाव, उपनिवेशी क्षेत्रों और उपराज्यों पर विदेशी सरकारों का प्रभुत्व, पूंजीवाद, राष्ट्रों की मशीनी उत्पादन और व्यापार की बहुत ऊंची समृद्धि के मुकाबले में अल्प विकसित राष्ट्रों, कंगाली मानव वर्गों तथा राष्ट्रों में पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष और वैर भाव में वृद्धि होना आदि समस्याएं विकराल होती जा रही थी। उपयुक्त समस्याओं को हल करने, नए संसाधनों को खोजने, पहल अल्प विकसित संसाधनों को अधिकतम विकास कराने, इष्टतम भूमि उपयोग कराने में अपना पूरा सहयोग देने के उद्देश्य से भूगोलवेताओं ने अपने विधि तंत्र को अधिकाधिक प्रगतिशील बनाया। कृषि उत्पादों और निर्माण उद्योगों के उत्पादनों में वृद्धि कराने और अन्य आर्थिक सांस्कृतिक वातावरण की इष्टतम समायोजनाओं में अपना भरपूर सहयोग देने के उद्देश्य से भूगोलवेताओं ने अपनी प्रक्रियाओं, तकनीकों और विधियों में उत्तम प्रगति की है। इस दशाब्दी 1970 से 80 में विधि तंत्र के जिन पर विशेष ध्यान दिया गया, नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ के द्वारा इन उल्लेखित समस्याओं के हल विचारे जाने के लिए विशेष समितियों और उप समितियां निश्चित की गई। उन विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स को समुचित विचार के पश्चात यथाशीघ्र उसमें संबंधित प्रशासनिक कार्यकलापों को भिजवाया गया। नंबर 2 है यूरोप, अमेरिका, सोवियत संघ के भूगोलवेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सेमिनारों, भाषणमालाओं, प्रकाशनों, प्रयोगों और विश्लेषण पर अधिक बल दिया था। इससे एशिया, अफ्रीका आदि के कार्यकर्ताओं को भी अच्छा प्रोत्साहन मिला था। अन्य वैज्ञानिकों, विषयों के साथ भूगोल में अपने विचारों, अनुभवों और प्रयोगों के आदान प्रदान अधिक प्रगाढ़ कर लिए। अगला है प्रादेशिक सीमांकन। जैसी गंभीर समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, संसार के देशों और प्रदेशों में प्रादेशिक सीमांकन के लिए मानवीय रहन सहन और जीवन की सुख समृद्धि के किसी स्तर को सूचक की तरह प्रयोग किया जाना चाहिए। अमेरिका और यूरोप तक के देशों में मानवीय समस्याओं पर बहुत अधिक ध्यान दिया
गया। अल्प विकसित राष्ट्रों की दरिद्रता को दूर करने के उपाय खोजे गए। इस दशाब्दी से पूर्व तक स्थिति सिद्धांत के लिए जो रूढ़िगत पदावली प्रयोग की जाती रही थी, उसके बदले में अब से वेलफेयर इकोनॉमिक्स पदावली का प्रयोग आरंभ हो गया। तो स्टूडेंट अगला पॉइंट, इस दशाब्दी में जो 1970 से इस दशाब्दी के भौगोलिक प्रकाशनों में मानवीय सामाजिक कल्याण की व्याख्या, विवेचना और पुष्टि करने वाले ग्रंथों की संख्या अधिक थी। अगला पॉइंट है वियतनाम युद्ध, जो केवल थोड़े समय पूर्व ही हुआ था, वह उस द्वितीय महायुद्ध की हृदय कंपाने वाली याद दिला देता था, जिसमें मानव ने मानव का निशान मिटाया था, जिसने हिरोशिमा नागासाकी का विध्वंस, जर्मनी तथा इटली का विध्वंस किया था और उसके बाद संसार के देशों का अब पुनर्जीवन हो रहा था। उस काल में सामाजिक न्याय की सुरक्षा के प्रति सभी वैज्ञानिकों तथा सभी अन्य जनों की पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ना था। इस युद्धोत्तर काल में निर्माणों की पुनः स्थापना के साथ मानवीय बस्तियां बढ़ रही थी। अगला पॉइंट है नंबर 8, नगरों के प्रसार में लगातार वृद्धि के कारण प्रदूषण की समस्या पुनः भयंकर होने लगी थी। इस दशाब्दी में इसको कम करने के लिए काफी सफल प्रयत्न किए गए। सामान्यतः पृथ्वी तल पर लगभग सभी देशों में मानवीय जीवन के स्तर में भी वास्तविक वृद्धि होती जा रही थी। अतः सभी देशों की राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय समितियों, पंचायतों, यूनियनों से अधिक सबल होने के साथ आर्थिक, विदेश संघों, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की मात्राओं में वृद्धि होती जा रही थी। अगला पॉइंट है प्रादेशिक योजनाओं के आधार पर वितरण के प्रश्नों को हल किया जा रहा था। स्टूडेंट 20वीं शताब्दी के पिछले अर्ध भाग से भौगोलिक अध्ययनों और अनुसंधानों के विधि तंत्र में एक पक्ष का बहुत तेजी से विकास हुआ है। यह मॉडलों और अनुरूपों का प्रयोग है, जिसका इस दशाब्दी में भरपूर उपयोग किया गया था। यद्यपि इस तकनीक का प्रयोग भारत, यूनान और अरब देशों में तो अब से कई शताब्दियों से ही होता रहा था, भारत में ईसा से कई शताब्दियों पूर्व ही भास्कराचार्य और चंद्रगुप्त आदि के काल में पृथ्वी के गोलों तथा दीवारों पर मानचित्रों की रचना होती थी। क्योंकि मानचित्र भी किसी दृश्य भूमि के कुछ लक्षणों के सार गुणों का निरूपण करते हैं, इसलिए मानचित्रों को भी संकल्पनात्मक मॉडल कहा जाता है। मानचित्रों के अलावा पत्थर की खुदी हुई चौकियों के रूपों में भी कुछ धार्मिक तीर्थ स्थलों के मॉडल उनके पंचायत घरों में बने होते थे। फिर भी 1950 के बाद भौगोलिक अध्ययनों में मॉडल का प्रयोग बढ़ता चला जा रहा था। मॉडल के प्रयोगों में वृद्धि के कारण इस तीव्र गति से मानचित्रों और मॉडलों के प्रयोग में वृद्धि होने के दो महायुद्ध थे, जिसमें विश्व के सभी देशों को थोड़ा बहुत भाग लेना पड़ा था। 1919 से 22 तक और 1940 से 46 तक ये जो टाइम था, उस काल में केवल महाद्वीपों के ही नहीं वरन
उनके खंडों के उपभागों के थल खंडों, बंदरगाहों, सागर तटों, द्वीपों के मानचित्रों की आवश्यकता की गई थी। महासागरीय मार्गों के मानचित्रों के साथ साथ हवाई पत्तनों के मॉडलों, मौसमी प्रेक्षणशालाओं के मॉडलों की आवश्यकता थी। सेना के पड़ावों, सैनिक गढ़ों के मॉडल भी आवश्यक हो गए थे। खाद्यान्न सामग्रियों, वर्णन सामग्रियों, मशीनों, औजारों आदि की सप्लाई को लगातार जारी रखने के साथ साथ नए बिजली घरों का निर्माण करना, कई कोयला खानों और नए पेट्रोल भंडारों को खोजते रहना आवश्यक हो गया था। कुछ उत्पादों, भंडारों, बाजारों, निर्माण उद्योगों के कारखानों, व्यापार वाणिज्य के व्यवसायों, परिवहन, संचार और प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यालयों के दिनों दिन वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप नगरों की संख्या और आकारों में वृद्धि होने लगी। इन नए नए मानव वातावरण समायोजनों की परिस्थितियों से समन्वय करने के लिए संसार के सभी देशों की मानव वर्गों की योजनाएं बनानी पड़ी है और समय की आवश्यकताओं के अनुसार जगत के मानव कल्याण और सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को समुचित पूर्ति के लिए उस काल में विश्व के मानव वर्ग और केवल आयोजकों के भरोसे पर और भाग्य के भरोसे पर नहीं छोड़ते हुए भूगोलवेताओं ने भी अपना दायित्व निभाया है। इस मानवीय कल्याण की योजनाओं की पूर्ति में 1950 के बाद से अपने अपने दायित्व को पूरा करने की प्रक्रिया में भूगोलवेताओं ने मॉडलों और अनुरूपों के विकास को तेज गति से किया है। सुझाव भूगोलवेताओं का कर्तव्य है कि वे अपने अनुसंधान, विश्लेषण, वर्णन को ऐसा बनाए कि मानव कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने में भरपूर सहयोगी हो और वे वातावरण तथा लोक नीति से संबंधित हो ताकि वे प्रचुर उपयुक्त क्षेत्र में रहते हुए जनहित से संबंधित और समाज कल्याण से संबंधित नीतियों के निर्धारण में अर्थात सामान्य जनहित के कार्यों में समय प्रकार से पूर्ण होने की योजनाओं में अपनी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से समझाते हुए उसका निर्वाह कर सके। भूगोल की रिसर्च के दोनों पक्ष समुचित से विचारे हुए समुचित प्रकार के विश्लेषण तथा समुचित प्रकार से प्रकृत और पूर्ण होने चाहिए। वे दो पक्ष हैं। पहला, भूतकाल में निर्मित कुछ योजनाओं का मूल्यांकन। दूसरा, भविष्य के लिए उनमें सुधार और विकास को सम्मिलित करती हुई वैकल्पिक युक्तियों की पूर्व सूचना करना। इस प्रकार से भूगोलवेताओं को अपने अंदर अपनी स्थानिक व्यवस्था पूर्वाभास करने वाली क्षमताओं को विकसित कर लेना चाहिए। इस गुण को वृद्धि करने में भूगोलवेताओं को विधि तंत्र सहायक होंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट। लास्ट, अपने प्रक्षेपों में एकत्रित किए हुए मात्रात्मक आंकड़ों को अपने काम में लाने के लिए समुचित सांख्यिकी कार्य विधियों को सोचकर तैयार करना तथा अपने रिकॉर्ड्स के रखने में पूरी सावधानी बरतना। नंबर 2, क्षेत्र सर्वे के यंत्रों में यथाशक्ति अधिकतम सूक्ष्मता लाना। नंबर 3, मॉडलों, मानचित्रों, डायग्रामों के निर्माण में रुचि लेना। नंबर 5, स्वचालित फोटोग्राफी का पूरी तरह से लाभ उठाना। नंबर 6, रेडार, दूरग्रहण आदि प्रक्रियाओं का ठीक से प्रयोग करना। तो स्टूडेंट, हमारा जो आज का ये क्वेश्चन था 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भौगोलिक विधि तंत्र में परिवर्तन
वो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।